हेलो साथियों, हम सब ने जो पिछली अपनी क्लास थी उसमें अधिगम के पठार और उस अधिगम के पठार के बनने के जो कारण हैं उन कारणों के बारे में विस्तार से परिचर्चा की। साथियों, आज हम अधिगम के वक्र के बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है अधिगम के वक्र। हम अधिगम के वक्र के बारे में परिचर्चा करें, विस्तार से इसके बारे में समझें। उससे पहले साथियों, अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसके पढ़ने से एक चीज बिल्कुल क्लियर हुई है, और वो क्लियर क्या हुई है? वो क्लियर ये हुई है कि जो भी सीखने वाले बालक होते हैं, जितने भी बालक सीखने वाले होते हैं, उन बालकों में सीखने से संबंधित जो परिणाम है, सीखने वाले बालकों में सीखने से संबंधित जो परिणाम है वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति में जो सीखने की विशेषताएं हैं वो सीखने की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है साथियों। यानी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की गति, उसके सीखने की मात्रा जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है। इसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है। एक बालक सीखता, उसकी अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो सीखने की जो गति है, सीखने की जो मात्रा है वो प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने इनके बारे में पढ़ लिया तो आज हम इसकी परिचर्चा क्यों कर रहे हैं? साथियों, आज हम परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज का अपना जो टॉपिक है अधिगम के वक्र, वो इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है, इन्हीं बातों का अगला स्वरूप है। साथियों, जब बालक अलग अलग प्रकार से सीखता है, या प्रत्येक बालक में, प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हम अगर इन विशेषताओं को, इन उपलब्धियों को, व्यक्ति में सीखने की जो उपलब्धियां हैं, व्यक्ति में सीखने की जो विशेषताएं हैं, इन उपलब्धियों को अगर हम किसी ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, किसी ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, तो जो रेखा चित्र या ग्राफ हमें प्राप्त होता है साथियों, उस रेखा चित्र या उस ग्राफ को ही अधिगम का वक्र कहते हैं साथियों। आई बात समझ में? हम इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कैसे समझते हैं कि एक बालक है, एक बालक है, ये बालक हम ऐसे मानते हैं कि रेस कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ते दौड़ते कभी बड़ी तेज गति से दौड़ रहा है, फिर जाहिर सी बात है कोई कारण हो जाते हैं, थकान का होता है और कोई कारण होता है, उसके कारण से उस बालक की दौड़ने की गति धीमी हो जाती है। फिर थोड़ा दौड़ता है, फिर धीमी हो जाती है, फिर दौड़ता है, फिर धीमी हो जाती है। ठीक है? तो ये जो हमने ये जो रेखा चित्र बनाया है, जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे दौड़ रहा है, इस रेखा चित्र को ही हम वक्र कहते हैं। इसी प्रकार से एक बालक या एक व्यक्ति जो होता है, उसमें सीखने की जो गति है, उसके सीखने की जो उपलब्धि है, उसके सीखने की जो विशेषताएं हैं वो कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। और उसके इन सीखने की उपलब्धियों को हम रेखा चित्र या फिर ग्राफ के माध्यम से अगर दर्शाते हैं, तो जो रेखा चित्र या ग्राफ हमें प्राप्त होता है उसको हम अधिगम के वक्र कहते हैं। अब साथियों, ये जो अधिगम के वक्र हैं, इनके प्रकार 4 होते हैं साथियों। अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। आज हम इन्हीं 4 प्रकारों के बारे में परिचर्चा करते हैं साथियों।
सबसे पहला होता है धनात्मक या सकारात्मक, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम का वक्र। पहला इसका प्रकार होता है धनात्मक या सकारात्मक अधिगम का वक्र। अब मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक रेखा चित्र बनाते हैं। इस रेखा चित्र में यह है सीखने की मात्रा और यह है सीखने का समय। सीखने की मात्रा और सीखने का समय। साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक सीखता है वो प्रारंभ में उसके सीखने की जो गति होती है वो मंद होती है, धीरे धीरे सीखता है, लेकिन धीरे 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 उसकी गति तीव्र हो जाती है। प्रारंभ में उसके सीखने की गति मंद होती है, लेकिन बाद में उसके सीखने की गति तीव्र हो जाती है। वो सकारात्मक अधिगम का वक्र होता है, या इसको धनात्मक अधिगम का वक्र भी कहते हैं। इसमें बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, लेकिन बाद में प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, लेकिन बाद में वो तीव्र गति से सीखना प्रारंभ कर देता है, तो इसको हम अधिगम का सकारात्मक वक्र कहते हैं। अब आता है इसका साथियों नकारात्मक वक्र, या इसको हम ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र भी कह सकते हैं। ऋणात्मक या नकारात्मक, इसको भी हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये सीखने की मात्रा और ये सीखने का समय। इसमें इसका विपरीत होता है साथियों। सकारात्मक जो अधिगम होता है उसका विपरीत होता है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है, बालक प्रारंभ में तो तीव्र गति से सीखता है, लेकिन बाद में धीरे 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 उसके सीखने की गति मंद हो जाती है। अब आप देखिए इसमें हमने क्या दर्शाया है, इसमें बालक प्रारंभ में बड़े तेज गति से सीख रहा है, लेकिन बाद में यहां से बाद में उसके सीखने की गति मंद हो जाती है। जब बालक की प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, और जिस रेखा चित्र को देखने से हमें यह पता चलता है कि बाद में उसके सीखने की गति मंद हो गई है, तो साथियों वो ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम का वक्र होता है। फिर तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार क्या होता है, तीसरा प्रकार होता है सरल रेखीय या ऋजु कोणीय वक्र। सरल रेखीय या ऋजु कोणीय वक्र। ये जो सरल कोणीय या ऋजु कोणीय जो वक्र होता है, इसमें क्या होता है साथियों, सीखने की मात्रा और सीखने का समय। इसमें बालक प्रारंभ से अंत तक एक ही गति से सीखता है। इसमें बालक प्रारंभ से अंत तक एक ही गति से सीखता है, तो इसको हम सरल रेखीय या ऋजु कोणीय वक्र कहते हैं। इसके बाद में चौथा जो है वो है एस या यू आकार का वक्र। एस या यू आकार का वक्र। इसमें क्या होता है साथियों, सीखने की मात्रा और सीखने का समय। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें बालक
के प्रारंभ से अंत तक सीखने की जो मात्रा है, उसके सीखने की जो गति है, वो उसमें बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है। और ये जो बार बार उतार चढ़ाव आता है, जब हम इसको किसी ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो वो यू आकार में होता है या एस आकार में होता है। इस प्रकार से उसके सीखने की गति और सीखने की मात्रा में ग्राफ एस या यू आकार में होता है, यानी बार बार उसमें उतार चढ़ाव होता है, तो इसको हम एस या यू आकार का वक्र कहते हैं। अब साथियों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में परिचर्चा करें, उससे पहले इसको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अधिगम के वक्र। साथियों, सीखने वाले सभी बालक जो हैं, उनका सीखने का जो परिणाम होता है, हम जब ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बालक किस प्रकार से सीख रहा है, या कौन से बालक में सीखने की उपलब्धि किस प्रकार से है, या बालक में सीखने की विशेषताएं किस प्रकार से है, तो सब में एक जैसी नहीं होती है साथियों। या कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की जो विशेषता होती है या सीखने की जो विशेषताएं होती हैं साथियों, उनमें भिन्नताएं होती हैं, एक समान वो नहीं होती हैं। जब हम इनके सीखे हुए या इनके सीखने की जो उपलब्धियां हैं, उनके सीखने की जो विशेषताएं हैं, अगर हम उनको किसी ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, उनके सीखने के परिणामों को ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं, तो जो ग्राफ या रेखा चित्र हमें प्राप्त होता है, उस ग्राफ या रेखा चित्र को ही हम अधिगम का वक्र कहते हैं साथियों। अब सवाल यह होता है कि अधिगम का जो ये वक्र है, ये कितने प्रकार का होता है? तो साथियों, अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। यानी ये जो ग्राफ हम बनाते हैं, उनके परिणाम हम जो जानते हैं, वो परिणाम 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले धनात्मक या सकारात्मक वक्र। आपने एक कहानी सुनी है कछुए और खरगोश की। साथियों, हम उसी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसमें अधिगम का लेना देना नहीं था, लेकिन हम वक्र अगर बना के देखेंगे तो उससे हम रिलेटेड इसको करके थोड़ा सा देखते हैं। कछुआ और खरगोश, उसमें जब खरगोश दौड़ रहा था, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम कछुए की बात करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। आपने देखा होगा कछुआ धीरे 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 चलता है, लेकिन वो एक ही गति से, एक समान गति से चलता है और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। तो इसके बारे में वो सरल रेखीय हमने पढ़ा था, वो इसी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, हमने खरगोश का पढ़ा, तो खरगोश बड़े तेज गति से दौड़ रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो डाउन हो गया, रुक गया, और रुकने के बाद में फिर तेज गति से दौड़ रहा था, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। ये केवल अधिगम, ये जो वक्र है उनके बारे में समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, अधिगम से इनका कोई लेना देना नहीं है। अधिगम के प्रकारों की बात करें तो साथियों, अधिगम के जो प्रकार हैं, उनमें सबसे पहला प्रकार है धनात्मक या सकारात्मक अधिगम का वक्र। साथियों, यह धनात्मक या सकारात्मक वक्र क्या होता है? इसमें साथियों, बालक सबसे पहले बड़े मतलब शुरुआत जब उसके सीखने की होती है, उसके परिणाम जब हम ज्ञात करते हैं, तो प्रारंभ में उसकी गति मंद होती है, धीरे धीरे सीखता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो तेज गति से सीखता है। प्रारंभ उसका धीरे धीरे होता है, लेकिन बाद में बड़ी तेज गति से सीखता है, इसलिए इसको हम अधिगम का सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहते हैं। दूसरा आता है साथियों, उसको हम कहते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र। यह इसका उल्टा होता है साथियों। इसमें बालक प्रारंभ में तो बहुत तेज गति से सीखता है, लेकिन बाद में उसके सीखने की गति मंद हो जाती है। तीसरा यह होता है सरल रेखीय या ऋजु कोणीय वक्र। बालक के सीखने की मात्रा, बालक के सीखने की गति प्रारंभ से अंत तक एक जैसी ही सरल रेखा के रूप में होती है। ये देखिए, सरल रेखा के रूप में प्रारंभ से अंत तक एक ही गति से बच्चा सीखता है, तो इसको हम सरल रेखीय या ऋजु कोणीय वक्र कहते हैं। और चौथा इसका प्रकार होता है
जिसमें बालक में सीखने की जो गति है उसमें बार बार उतार चढ़ाव आता है। और ये जो उतार चढ़ाव होता है इसको जब हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो उसकी आकृति अंग्रेजी के एस या यू के जैसी होती है। इस कारण से इस ग्राफ को हम एस या यू आकार का वक्र कहते हैं। इस प्रकार से साथियों ये 4 प्रकार के वक्र होते हैं। एग्जाम अपनी जो लगती है उसमें एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और केवल समझने का ही है और कुछ नहीं है। वो पूछ लेते हैं नतोधर या उन्नतोधर, इनमें से श्रेष्ठ वक्र कौन सा होता है? नतोधर और उन्नतोधर में से अधिगम का श्रेष्ठ वक्र कौन सा होता है? अब समझने की बात है, इसमें है उन्नतोधर, यानी जो सीखने की दर है वो उन्नति की ओर होती है। सीखने की दर उन्नति की ओर, तो ये कौन सा है? सकारात्मक या धनात्मक। और नतोधर, नत का मतलब होता है झुकना, जिसमें सीखने की दर धीरे धीरे झुक जाती है, तो ये कौन सा हुआ? ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र। तो इनमें से श्रेष्ठ कौन सा हुआ? सकारात्मक या धनात्मक वक्र। तो साथियों ये याद रखने की बात है कि सबसे श्रेष्ठ जो सीखने का वक्र होता है वो धनात्मक या सकारात्मक वक्र होता है। इस प्रकार से हमारा ये अधिगम के वक्र जो हैं ये 4 प्रकार के इस प्रकार से होते हैं जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद साथियों।